When I was in 9th standard, I got a severe एक बीमारी है जो कि रूमेटाइड अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं। I got that diagnose हुई वो। हमेशा यही कहूँगी, कभी आपको कोई नीचे खींचता है तो आप उससे कुछ सीखिए कि हाँ हमें ऊपर उठना है। वो इसलिए खींच रहा है। आज की डेट में ना स्ट्रेस बहुत है ना। सेल्फ कंट्रोल एक सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर आ गया ना तो आप वेट लॉस कर सकते हो। कुछ ऐसा जो लाइफ में मिस करते हो बोलिए। हाँ, मेरे फादर जिनको मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। इतनी सारी डिसिप्लिन खाई है, आप मान नहीं सकते। पाउच के पाउच बड़े बड़े पत्ते मैंने डिसिप्लिन के खाए। वो टाइम बहुत अजीब था। मैं ऑब्वियस है, मैं अपनी एज बताना चाहूंगी। मैं 42 प्लस हो गई हूँ एंड यस आपको देख के लगता नहीं आप 42 प्लस हो। एंड उसके बाद फिर आगे जर्नी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे शादी भी हो गई। आई हैव वन डॉटर, शी इज नाउ 18 प्लस है और उसके ड्यूरिंग मुझे एस्थमा भी हुआ एंड उसके बाद मुझे माइग्रेन भी हुआ। डॉक्टर ने बोला ब्रेन में कहीं थोड़ा हो सकता है कि क्लॉटेज वगैरह भी हो एंड किडनी स्टोन भी था। मतलब मल्टीपल चीजें। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ है मुक्ता जो कि एक फिटनेस ट्रेनर है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनकी स्टोरी है। इन्होंने कहाँ से आकर किस तरह से जो चैलेंजेस लाइफ में फेस किए उसके बाद इन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की है। तो आज इनसे सुनेंगे इनकी स्टोरी, कैसे कैसे इन्होंने ये स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया। तो हेलो मुक्ता जी, कैसे हो आप? हाय, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। तो जरा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप, ताकि सब लोग जान पाए आपके बारे में। या श्योर। So myself Mukta Saxena and I am a founder of Mukta Dance and Fitness Academy. That I would be proudly said because it's my journey which I am going to celebrate. हम 10 साल celebrate करने वाले हैं and I am a certified fitness expert and licensed Zumba expert. Even I am a classical dancer. Wow. So मेरी जर्नी बहुत सारी डांसिंग के साथ और फिटनेस के साथ ही चल रही है। कभी सोचा नहीं था कि फिटनेस इंडस्ट्री में आऊंगी बिकॉज आई डिड MBA in HR. तो ऐसा कभी प्लान नहीं था कि फिटनेस में डांसर हैं, क्लासिकल डांसर। तो क्लासेस पहले भी चलती थी बट अभी इसमें कैसे आई हूँ और कैसे इस करियर को चूज किया, ये सारी स्टोरी हाँ डेफिनेटली आई विल टेल यू। सो यस, ये जर्नी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रोलर कोस्टर रही है। डेफिनेटली व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, बचपन से मैं डांस करती थी। जब फर्स्ट सेकंड क्लास में थी तो मैं डांस कर रही हूँ, बॉलीवुड कर रही हूँ। मेरी मदर ने मुझे, मेरी सिस्टर्स ने डांस क्लासेस ज्वाइन करा लिया। तो चल रहा है सब अच्छे से, डांस भी चल रही है, पढ़ाई भी चल रही है। बट व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, आई गॉट अ सीवियर एक बीमारी है जो कि रूमेटाइड अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं। आई गॉट दैट डायग्नोस हुई वो भी सडनली, कि जिसका कुछ लेना देना नहीं था। कभी एक डांसर है, एक्टिव है, बॉडी ऐसा नहीं है कि बैठे हुए बच्चा है, वैसा भी नहीं था। कोई हैवीनेस नहीं है, कुछ नहीं है, बट आपको पता चलता है रातों रात आप उठते हो और आपके नी स्वेल्ड है ना। सो आई गॉट दैट टाइम रूमेटाइड अर्थराइटिस। दैट इज अ सीवियर काइंड ऑफ अर्थराइटिस जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आपके मल्टी ऑर्गन्स पे पड़ता है, लाइक लंग्स है, हार्ट है और बाकी चीजों पे। तो ये एक जर्नी जो मेरे डांसिंग करियर में थोड़ा सा ब्रेक लेके आई। वहाँ उस एज में डांस करते थे आप उस टाइम पे? हाँ, मैं डांस करती थी। तो जैसे जिन्हें मैंने आपको बताया कि कभी कुछ ऐसा रहा ही नहीं, बचपन से भी कभी नहीं हुआ। तो वो सडन रातों रात वाला था। एक मेरी छोटी सी फिंगर में, लेफ्ट लेग की लिटिल फिंगर होती है, वहां पे मुझे पेन स्टार्ट हुआ एंड माय मदर इज होम्योपैथिक डॉक्टर। तो मैंने उनको बोला, तो मम्मी ने बोला ठीक है, देखते हैं, दवाइयाँ देना शुरू करते हैं। एंड हम यूज्ड टू वहाँ पे ट्रैवलिंग करने के प्लान कर रहे थे। मेरे पापा ऑडिट ऑफिसर थे, तो वो प्लानिंग ऐसे हो रही थी और पता चला कि मैं सुबह उठी तो उठ ही नहीं पाई। वैसा हो गया, मतलब मेरे नीज इतने बड़े बड़े स्वेलिंग हो गई, उनमें पानी भर गया एंड आप एक कदम नहीं उठा पा रहे हो, आप बेड पे ही रह रहे हो। मेरे फादर मुझे ऐसे गोदी करके लेके जा रहे हैं। तो ये जो फेस रहा वो बहुत चैलेंजिंग एंड वो बहुत मेमोरेबल हो गया मुझे कहीं ना कहीं। तो वो डांसिंग करियर में एक स्टॉपेज रहा एंड उसके बाद फिर आगे जर्नी बढ़ती चली गई।
धीरे धीरे शादी भी हो गई. आई हैव वन डॉटर, शी इज नाउ अब 18+ है. और उसके ड्यूरिंग मुझे एस्थमा भी हुआ. एंड उसके बाद मुझे माइग्रेन भी हुआ. डॉक्टर ने बोला ब्रेन में कहीं थोड़ा हो सकता है कि क्लॉटेज वगैरह भी हो. एंड किडनी स्टोन भी था. मतलब मल्टीपल चीजें हेल्थ के साथ. अभी आप किसी फिटनेस ट्रेनर को एक्सपेक्ट करते हैं, राइट, कि वो एक फिट होगा, लेकिन यहाँ पे मेरी जो पास्ट लाइफ है, बिफोर 2015 से पहले की बातें आपको बता रही हूँ. मैं इतनी सारी बीमारियों के साथ निकल के आई हूँ. है ना. तो एक्चुअली जो भी लोग हैं, एक्चुअली जो जिनको प्रॉब्लम हो गई है, जिनको आर्थराइटिस है या किसी भी तरह का पेन या कोई भी बीमारी रही है, तो उन्हें कभी डरना नहीं चाहिए कि हम ठीक नहीं होंगे या कभी कुछ ऐसा. जब आप डॉक्टर्स के पास जाते थे तो वहाँ से कैसे फीडबैक मिलते थे आपको? हाँ, मुझे जब आप सोचो आप 9th स्टैंडर्ड में हैं और आपको तो ज्यादा डॉक्टर से वैसे ही डेफिनेटली डर लगता है. और वो सुई जिससे तो आपको बहुत ही ज्यादा. तो वो एक इंजेक्शन जो एस्टेरॉइड के लगाए जाते थे, तो वैसे एक बच्चा वैसे ही डर जाता है कि अब उसकी लाइफ में क्या होने वाला है, राइट. एंड दैट टाइम अगर आपको डॉक्टर ये बोल दें आपके फादर को या पेरेंट्स को कि आपका बच्चा जब एट द एज ऑफ 30 जाएगा तो उनका हार्ट शायद काम करना बंद करे, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है. तो वो अगर आपके कान में बात चल जाती है, सॉरी आई एम लिटिल बिट गोइंग इमोशनल, बट अगर वो बच्चे के 9th स्टैंडर्ड के बच्चे में अगर ये बात चली जाती है और वो घर कर जाती है, तो कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशन लो हो जाता है लाइफ का, कि नहीं यार ये तो लाइफ में कुछ हमारे साथ मेजर हो गया. हाँ, तो वो सारी चीजें थी. डॉक्टर ने तो वही बोल दिया था कि भाई इनका ट्रीटमेंट लाइफ टाइम चलेगा. और आगे जाके इनको हार्ट का इशू होने वाला है. तो अभी कोई मेडिसिन खाते हो? अभी ट्रीटमेंट चल रहा है? नथिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग नाउ. आई एम इनटू फिटनेस, तो मेरा अभी इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है. मैंने अपनी इन सारे हर्डल्स को बहुत पीछे छोड़ा है. एंड द डांस एंड फिटनेस एकेडमी, दिस इज माय सेकंड बेबी, आई वुड से. मैंने इसको बच्चे की तरह बड़ा किया है. तो इसने मुझे बहुत कुछ दिया है. मेरी एक डॉटर है, वो भी मुझे बहुत कुछ दे रही है. और ये एक बच्चा है जो मुझे बहुत कुछ फिटनेस में दे रहा है. वाओ. तो अगर आपको क्या लगता है, जो लोग ये फिटनेस में नहीं रहते हैं या सपोज आप फिटनेस में नहीं रहते, तो आपकी वही प्रॉब्लम अभी भी चल रही होती? हाँ, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल, क्योंकि टिल 2014 तक मुझे ये बीमारी ने बार बार अटैक किया है. 2014 मेरा मतलब जब लास्ट अटैक आर्थराइटिस का हुआ, क्योंकि बीच बीच में होता रहता था. मैं MBA HR के टाइम पे भी मुझे हुआ. एंड अभी जब हुआ 2014 में, तब तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप स्टिक के सपोर्ट से चलेंगे. एंड मैंने शादी से पहले तक क्लासेस ली हैं, लेकिन शादी के बाद मेरी क्लासेस बंद हुई क्योंकि बेबी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करना मेरा काम है. तो वो सब नहीं था. लेकिन एक डंडे पे खड़े होके चलना, दैट्स नॉट माय जॉब. आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए उसको? हाँ, वो एक्सेप्टेबल नहीं था. बिकॉज वो काइंड ऑफ लेडी भी मैंने हूँ कि मैं एक डंडे के सहारे चलूंगी. एंड आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरी डॉटर बहुत छोटी थी उस टाइम, तो उसको मैं कैसे बड़ा करती. वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे हिट कर गई जब वो डॉक्टर ने बोला कि आपको इसके सहारे चलना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा. तब मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, ये मैं अपने आप को शायद खराब कर रही हूँ. बाकी लोगों को मैं कैसे संभालूंगी जब मैं अपने आप को नहीं फिट रखूंगी. सो दैट द मोमेंट हु मोटिवेटेड कि नहीं, अब कुछ करना है, अब बेड पे बैठने का टाइम नहीं है, और मैं डंडे के सहारे बिल्कुल भी नहीं चलूंगी. ये मेरा एक मोटिवेशन फैक्टर था कि ना, ये नहीं करना अब. ग्रेट. और ये एकेडमी आपने दम पे आपने खड़ी की है, आज आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके हो. स्टार्टिंग के फेज़ में आपने कैसे स्टार्ट किया उसको, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी भी लेडी को अपने दम पर एक बिजनेस खड़ा कर पाना? या डेफिनेटली एक चैलेंजिंग होता है, लेकिन ये तब और चैलेंजिंग हो जाता है जब आप बाहर से आए हो. बिकॉज आई एम फ्रॉम ग्वालियर, एंड 2006 में मैं दिल्ली शादी के बाद आई. मुझे कोई नहीं जानता. 2006 शादी होते ही बच्चा आ गया, बेबी है मेरी छोटी सी. तब आपका और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप बाहर निकलते नहीं. आपने जॉब करना स्टार्ट नहीं किया, आपको फिर भी कोई एक होता है ना कि आप जॉब कर रहे हो तो भी लोग जान रहे हैं, आप एक करियर को ड्रॉप करके आ गए हो तो भी आप लोग जान, कोई जानता ही नहीं है. 2015 तक नथिंग, बस मान्या की मम्मा है ये करके जानते हैं लोग, है ना. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने दम पे आपको एक नाम देना, और वो भी एज अ मुक्ता सक्सेना डांसर नहीं,
एक एकेडमी को नाम देना, मुक्ता डांस एंड फिटनेस एकेडमी, बिल्कुल इसको ग्रो करना, दैट इज इट्स वेरी चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी, और वो भी दिल्ली एंड इन द्वारका, जहाँ पे इतने बड़े बड़े जिम हैं, तो अपना नाम खड़ा करना, यस डेफिनेटली इट्स अ चैलेंजिंग फॉर मी। इसमें कभी कोई ऐसा मोमेंट आया है कि आपको लगा कि आप नहीं कर पाओगे, या बहुत ही टफ आपको लगा कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए? ऐसा मोमेंट आता है, यस डेफिनेटली, बीच बीच में कई बार ही आते हैं। लोग जब आप सक्सेस कर रहे होते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं, तो लोग आपको नीचे खींचते हैं, बिकॉज जैसे कि 2015 में मैंने अपना स्टार्ट किया तो एक घर से स्टार्ट किया, अपने कमरे से स्टार्ट किया, घर के कमरे से। आप सोच सकते हैं कि सोसाइटी इस चीज को कितना एक्सेप्टेबल करेगी, है ना, कि एक लेडी जो घर पे डांस क्लासेस चल रही है, और डांस क्लास चलते चलते उन लोग सोचते हैं 2 महीने चलेगी, 3 महीने चलेगी, दैट्स इट, कि 4 साल हो गए, 4 साल से घर में लोग आए जा रहे हैं ना, और वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं लोग उसको समझते हैं कि भाई घर बैठे बैठे इनकम कर रहा है ना बंदा, बट उसके पीछे बहुत मेहनत है, बिल्कुल मेहनत है ना, बट लोगों को तो दिखता है कि भाई घर बैठे बैठे हो रहा है। सही बात है। तो वो बहुत चैलेंजिंग फेस रहा, कहीं ना कहीं कोशिश भी हुई कि बंद हो जाए एकेडमी, बट विद द गॉड ग्रेस, मैं बाबा को बहुत मानती हूँ, साईं बाबा को, तो मेरे जितने भी हर्डल्स होते हैं वो 2 लोग सॉल्व करते हैं, 3 कह सकते हैं आप, एक मेरे पापा, एक बाबा साईं बाबा, और एक मेरे हस्बैंड। इन तीनों का रोल मेरी लाइफ में बहुत है। इन तीनों के पास मैंने अपनी जितनी प्रॉब्लम्स रखी हैं, हमेशा उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया ही दिया है। तो बस विद द गॉड ग्रेस, जब ये एक फेस आया जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे एकेडमी बंद करनी पड़ेगी, नहीं, बाबा ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे दूसरा रास्ता दिखाया, एंड हमने दूसरी जगह ओपन किया, और हमने वहाँ से ग्रो किया फिर दोबारा से। बहुत अच्छा है। अभी कितने स्टूडेंट्स आपके पास? इन अ सिंगल डे 70 to 80 मेंबर्स आते हैं। डेली 70-80 मेंबर्स आते हैं। नहीं, बहुत ही अच्छा कर रहे हो फिर आप। हाँ, और बच्चे अलग आते हैं, बट ये मैं लेडीज की बात कर रही हूँ बिकॉज ये फीमेल एकेडमी है, तो यहाँ पे जेंट्स नहीं आते, तो एक आप समझ रहे, एक रेशो तो वैसे भी कम हो गया है ना, जेंट्स का रेशो मैंने हटा ही दिया, तो उस पे मुझे लगता है कि फीमेल्स 70-80 आ रही हैं, that would be a number। नहीं, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जुम्बा वगैरह बिना सर्टिफिकेशन के कराना पॉसिबल नहीं है। तो आपने कौन से सर्टिफिकेशन लिए हुए हैं? मेरे पास देखिए, जब मैंने स्टार्ट की थी जर्नी, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अपने आप को झूठ नहीं बोलूंगी, तो मेरे पास डिप्लोमा इन कथक क्लासिकल सर्टिफिकेशन था, एंड आई एम अ बॉलीवुड ट्रेन डांसर ऑल्सो, तो वो 2 सर्टिफिकेशन थे। When I was started 2015, मेरे पास जुम्बा सर्टिफिकेशन नहीं था, एंड मुझे भी जुम्बा का नहीं पता था कि होता क्या है। यूट्यूब पे देखो तो वो बॉलीवुड से ही जुम्बा आ जाता है। बिल्कुल। बट मुझे किसी ने सजेशन दिया कि आप जुम्बा करो, तो आई टुक सर्टिफिकेशन, तभी क्लासेस स्टार्ट करते कि मुझे जुम्बा का लेना है, एंड मैंने तब जुम्बा का सर्टिफिकेशन किया, उसके बाद एरोबिक्स का किया, स्टेपर्स का किया, स्ट्रेंथ का किया। मेरे यहाँ पे जितनी फीमेल्स आती है वो 15 से 20 किलो का वजन उठाती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं वो भी करें, लेडीज वो करें, तो इसलिए मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी की, मैंने योगा किया, सर्टिफिकेशन मैंने पिलाटेस सर्टिफिकेशन किया, एंड मैं बॉलीवुड को भी एक नाम देना चाहती थी कि बॉलीवुड डांस फिटनेस ये नहीं, तो एक ट्रेनर है जो कि बॉलीफिटेक्स का सर्टिफिकेशन देती है, मैंने वो भी किया। तो मेरे पास ऑल दो सारे ही सर्टिफिकेशंस है, सो नाउ आई एम अ लीगली लाइसेंस्ड फिटनेस एक्सपर्ट। वाओ, आप सच में काफी अच्छा कर रहे हो। आपको वो मोमेंट याद है जब पहली बार आपके पास कुछ कस्टमर्स आए थे? यस डेफिनेटली, बिकॉज ये एक मेमोरेबल डे है। 15 अप्रैल 2015 तो मेरा फाउंडर डे है एकेडमी का, ठीक है, जहाँ मैंने अपनी सोसाइटी के लोगों को बोला कि मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, एंड यस डेफिनेटली सोसाइटी ने सपोर्ट किया, तो 4 लेडीज आती थी, 2 बच्चे आते थे, चलता था। बट द 7 जुलाई 2015 दैट इज अ मेमोरेबल डे फॉर मी, जहाँ पे 5 लेडीज ने ट्रायल सेशन लिया था। वो एक वेल नोन, मैं नाम नहीं लूंगी, बट वेल नोन एकेडमी से आई थी, एंड दे सेड कि हमको जुम्बा का ट्रायल चाहिए, फिटनेस का ट्रायल चाहिए। आई सेड ओके,
एंड वाई 7 जुलाई मुझे याद है बिकॉज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। ओके। तो इसीलिए वो एक मेमोरेबल डे भी बन जाता है। तो वहां पे उन लोगों ने ट्रायल लिया, और वो जो 5 लेडीज मेरे पास उस दिन आई थी, उस दिन से आज तक मेरी क्लासेस में कभी भी लो डाउन नहीं गया। क्या बात है। तो वो एक मेमोरेबल डे है। ओके, वाओ। एंड मैं उन सभी जो मेरी फर्स्ट क्लाइंट्स थी, मैं उनको डेफिनेटली एक बिग थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, जिसको कोई जानता नहीं था, जिसके कमरे में एक मिरर भी नहीं था, एक फ्लोरिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एक होम थिएटर छोटू सा था। और उन्होंने मुझ पे उस टाइम पे एक विश्वास दिखाया। तो आप समझते हैं, एक विश्वास पे एक एकेडमी खड़ी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जिसको कोई नहीं जानता, जिसके टैलेंट को भी कोई शायद एक दिन में आप देखिए 1 घंटे की ट्रायल सेशन में आप कितना टैलेंट जान लेंगे, है ना। बट उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया कि है तो बंदी कुछ तो कराएगी। तो बस वो ट्रस्ट जो उन्होंने दिखाया, तो मैं डेफिनेटली उनको थैंक यू बोलूंगी। वाओ। और जो भी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, लोगों को पता होते हैं, जनरली आप डिस्कस करते होगे, कुछ ऐसा जो आपने कभी किसी डिस्कस नहीं किया और आपने सच में बहुत बड़े स्टेप लिए हो? सो यस, हाँ, कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं किया। ये सिर्फ मुझे और मेरी फैमिली को ही पता है कि हमने लाइक 2015 में मैं ऐसे ही बैठी हूँ और मैंने अपनी सिस्टर के साथ डिस्कस किया कि मैं एकेडमी ओपन कर रही हूँ यार 15 अप्रैल से। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। तो एक सपोर्ट तो वहाँ से मुझे मिला। एंड मेरे हस्बैंड आए तो मैंने बोला कि मुझे क्लास करनी है, एंड मुझे ये मेरी डॉटर का एक पिंक रूम मैंने बनाया था, वो मुझे खाली करना पड़ेगा। तो वो मैंने एकदम रातों रात उसको, मेरा अब सोचो छोटा सा बच्चा है 6-7 साल का, उसका रूम खाली हो जाए तो कैसा लगेगा उसको, है ना। तो बट यहाँ थोड़ी सी शायद मैं सेल्फिश हो गई कह सकती हूँ, बट वो मैंने खाली किया। तो उस रूम में क्लासेस चली। एंड सबसे बड़ा मेजर तो तब आया जब मैंने बेडरूम ही खाली कर दिया। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए एंड वो बेडरूम देखा तो बेड गायब है, बेड शिफ्ट हो चुका है। वो रूम को मैंने अपना स्टूडियो बना लिया था, क्योंकि क्लाइंट्स आ चुके थे एंड आई नीड अ बिग स्पेस। तो मैंने वो रातों रात, और वो बिना हस्बैंड के पूछे किया। तो बस वो भी उनके लिए भी सरप्राइजिंग था, और आई थिंक सभी के लिए सरप्राइजिंग है। तो उन्हें सपोर्ट किया या कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत बोला आपको कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए? नहीं, ही इज वेरी सपोर्टिंग इन नेचर एंड ही ऑलवेज, अगर उन्होंने शायद सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं यहाँ तक नहीं होती। इवन माई इन लॉज वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं होती। रोज लोगों का घर में आना, है ना, और उन्होंने सपोर्ट किया, हमेशा अप्रिशिएट किया। मेरे फादर इन लॉ बहुत हमेशा अपने दोस्तों को भी बताते रहते, मेरी डॉटर इन लॉ ये है ये है। तो उनके सपोर्ट के बिना तो होता ही नहीं, डेफिनेटली। क्योंकि मैं एक दूसरे घर से आई हुई हूँ, जब तक मुझे पेरेंट्स इन लॉज का और हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होगा, कांट ग्रो। और बिजनेस खड़ा करना, जॉब तो फिर भी चलता है। बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि एक बिजनेस के लिए जिनेंद्र जाना भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जगह जाना और मैंने जितनी ट्रेनिंग्स की हैं, अपने छोटे बच्चे को छोड़ के जाना, ट्रेनिंग्स लेना, तो वो सब एक सैक्रिफाइसेस मतलब हैं। और वहाँ मेरी मदर इन लॉ का सपोर्ट है। वाह। काफ़ी सारी लेडीज़ हैं एक्चुअली जो शायद वो एक्सक्यूज़ तो नहीं कहूँगा, पर उनके साथ सच में ही प्रॉब्लम रहती है, स्पेस का इशू है या वो नहीं कर पा रही हैं, तो उनको आप कैसे गाइड करोगे वो भी ये सब कुछ कर सकती हैं? मैं उनको यस गाइड करूँगी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि घर से काम करना बुरा होता है ना। कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते स्टार्ट। तो आप शुरुआत कीजिए, बट यस थोड़ी नॉलेज के साथ स्टार्ट कीजिए। लाइक मेरे को एक मेरा बेनिफिट ये था कि मैं क्लासिकल डांसर थी। मुझे रिदम्स और ये था, मैं रातों रात उठ के नहीं आई। मैंने डांस क्लासेस ले रखी हैं, तो मुझे पता है कि मुझे कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करना है, क्लाइंट्स को कैसे सिखाना है, वो टेक्निक्स। तो जो लोग के अंदर पैशन है और करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप पहले लर्न कर लो और उसके बाद स्टार्ट कर लो, कोई उसमें बुरा नहीं। और मैं तो चाहती हूँ कि एक महिला दूसरी महिला को जरूर सपोर्ट करे, बिल्कुल बिल्कुल, और वो अपना काम बढ़ाएं आगे। तो एक बार भी नहीं हिचकना चाहिए जो लोग काम करना चाहते हैं। अगर उनके अंदर पैशन है तो डेफिनेटली वो आगे निकले, बाहर आए। सही कह रहे हो आप, काफ़ी अच्छी बात कर रहे हो आप। बाकी आजकल जो आप देखते हो मोस्टली लेडीज़ का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आई थिंक उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये, और उन्हें ज्वाइन करना चाहिए ऐसी क्लासेस। या डेफिनेटली। एंड मतलब मेरा फीमेल क्लासेस स्टार्ट करने का रीज़न एक जिनेंद्र है। आज की डेट में ना स्ट्रेस बहुत है, है ना, एग्री करता हूँ। एंड फीमेल ऐसी हैं कुछ तो जिनके हस्बैंड्स
चाहते ही नहीं कि वो जिम जाए, हाँ, है ना, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर होता है जिम का। और वहाँ पे यहाँ फीमेल्स जो आती हैं, वेट तो है ही है, वेट किस रीजन से है वो शायद उनको भी नहीं पता। वेट कई बार स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, है ना, क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में बच्चा बड़ा हो गया, हस्बैंड ऑफिस चले गए, अब आपके पास कुछ है ही नहीं, आप क्या कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ बन गए। तो मेरे जितने मॉर्निंग के बैचेस है उसमें ज्यादातर हाउसवाइफ्स ही आती हैं, तो एक स्ट्रेस लेवल इतना बड़ा हुआ होता है, आती हैं, इंजॉय करती हैं, फिटनेस करती है, जुम्बा म्यूजिकल है, एरोबिक्स म्यूजिकल है, इतना उनका स्ट्रेस बस्टर होता है जिसकी वजह से आधा मुझे लगता है कि वो रोज एक वेट मशीन पे जाती हैं तो 500 ग्राम कहती है मैम 500 ग्राम्स की कम हो गया। तो मुझे लगता है कि ये वेट क्या है, आप खुश हो गए, हाँ, बिल्कुल, है ना, आपकी हैप्पीनेस आपकी बाहर निकल गए, बच्चे बन जाते हैं वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचो 60 इयर्स की लेडी भी आ रही है मेरे हाँ, पास, बिल्कुल, ओके, है ना, वो भी डांस कर रही है, वो भी डांस कर रही है, रिदम वही है, सब कुछ वही है, स्टेप्स वही है, एनर्जी का फर्क होता है, बिल्कुल। बट वो ये ही एक रीजन है कि मैंने सिर्फ फीमेल को ही रखा है। मैं चाहती हूँ महिलाएं आए, इंजॉय करें, हम सारे इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, ओके, सारे। मैं चाहती हूँ उनकी लाइफ में वो जो छोटी छोटी खुशियां होती है ना वो आ जाए, वो कहीं ना कहीं रह जाती हैं। लाइक मैंने भी जो कभी मेरी लाइफ में भी मैंने मिस किया होगा, है ना, तो वही चीज मैं चाहती हूँ कि उन लोगों की लाइफ में वो चीज मिस ना रहे, वो इंजॉय करे, वो आते हैं, एक चिट चैट करते हैं, आपको लगेगा किटी पार्टी चल रही है, देन एक 45 मिनट का सेशन हुआ, जबरदस्त सेशन, आफ्टर दैट उसके बाद फिर ही हा हो, सारे सेलिब्रेशन, होली है, मेरा कोई पब्लिक इवेंट नहीं होता, पब्लिक इवेंट सिर्फ डांडिया होता है, उसके अलावा जितने भी आप देखेंगे सारे एकेडमी के मेंबर्स आके उनके लिए मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, ओनली द मी, कि मैं चाहती हूँ कि वो आए और उसको सेलिब्रेट करें। मैम अच्छा ये भी कर रहे हैं, हाँ ईद भी मिल रहे हैं, गले भी मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, हाँ, बिल्कुल, है ना, क्रिसमस है, क्रिसमस भी करेंगे, हम सारे सेलिब्रेट करते हैं, तो वहां पे उनको मजा आता है। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लेडीज मोटी हैं या पतली हैं जिनको स्ट्रेस है या उनको लगता है कि उन्हें करना चाहिए तो डेफिनेटली करें वो आके। ओके, ग्रेट। और आपके अकॉर्डिंग डाइट का कितना रोल है एक्चुअली इस चीज में? यस, डाइट का बहुत बड़ा रोल है, एंड 70% डाइट है, 30% आपका फिटनेस। तो आप गाइड करते हो अपने स्टूडेंट्स को? मैं लाइसेंस या सर्टिफाइड डाइटिशियन नहीं हूँ, तो मैं गाइड नहीं करती, बिकॉज मुझे थोड़ा लीगली चलना पसंद होता है ना, मैं जनरल डाइट दे देती हूँ, बट मेरे लिए डाइट की डेफिनेशन जो है, मैं लोगों को भी बोलना चाहूंगी, सेल्फ कंट्रोल है। एक सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर आ गया ना, तो आप वेट लॉस कर सकते हो। लोगों का क्या होता है ना कि ये खा लिया वो खा लिया, कई बार स्ट्रेस, जैसे मैंने आपको बोला, तो आधा वेट तो आपने स्ट्रेस कम कर दिया, तो आप उससे भी रिड्यूस कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, बहुत ज्यादा मील एक साथ नहीं खाओ, छोटे छोटे मील में खाओ, वही चीजों को मैं बोलती हूँ कि आप अपना कंट्रोल कर लीजिए, आपको कोई डाइट की ऐसी आवश्यकता नहीं है, आप ऑयल कम कर दो, आप घी थोड़ा कम कर लो, है ना, आप पार्टीज में जाते हो, आप छोले भटूरे एकदम से खा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता है। तो सेल्फ कंट्रोल, वो कहते हैं मैम आपको खाने का मन नहीं करता, वही एक चीज है, वो आपको एक फिटनेस की तरफ ले जाती है। हमारा भी मन करता है, ऐसा नहीं मन नहीं करता, बट कंट्रोल करना है। हाँ, आपको सेल्फ कंट्रोल, मेरे लिए डाइट का मतलब सेल्फ कंट्रोल सबसे पहला वर्ड है। बस वो कर लिया। चीट डे हर किसी की लाइफ में है, वो कर रहे हैं लोग, लेकिन डेली नहीं। आजकल तो मैं देख रही हूँ लोग डेली मोमोज खा रहे हैं, है ना, बर्गर खा रहे हैं, ये सब चीजें नहीं खाना। क्यों खाना? पहले लोग फिट क्यों थे? हाँ, सही बात है, ये सब था ही नहीं पहले, ये सब था नहीं। अब आप वही मार्केट में जाके चीजें ले रहे हो, तो वो ठीक नहीं है। घर का खाना खाइए, हेल्दी फूड खाइए, वही एक डाइट है। ओके, वेरी गुड। और जब आपको आर्थराइटिस थी, उस टाइम का कोई मोमेंट आप बताइए जो आपको लगा हो कि आप बहुत ज़्यादा टूट गए, जब आपकी एज ही कम थी उस टाइम पर? हाँ जी, सो वो मोमेंट तो खैर अब जाता नहीं है, और माइंड में चढ़ा ही रहता है कि कहीं ऐसा ना हो इन फ्यूचर भी आगे आ जाए। एंड स्टिल आई एम डूइंग मेरा अपना हार्ड वर्क, क्योंकि फिटनेस ने मुझे बहुत कहीं तक रिकवर कर दिया है। मेरे फादर जब मुझे सेकंड फ्लोर से लेके नीचे तक आते थे, तो लगता था यार ये तो लाइफ यहीं खत्म हो गई है। तो वो टूटने वाले मोमेंट है कि साइकिल से लेके जाना हॉस्पिटल तक, और
बहुत बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल है। वो चीजें याद करने में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है अपने आप से कि किसी को भी वो बीमारियां ना हो और यंग एज में तो बिल्कुल ना हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आज की डेट में जो यंग बच्चे हैं वो भी प्लीज अपना फिटनेस का बहुत ध्यान रखें। उस टाइम पे हमारा 2000 मैं 1996 की बात कर रही हूँ, 95-96 की बात कर रही हूँ, इतना फिटनेस अवेयरनेस नहीं था। और मैं तो डांसर थी तब मेरे साथ ये है। आज की डेट में तो बच्चे इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन फोन वगैरह की वजह से वो इतना एक्टिव नहीं है। तो करें कुछ, अपना फिटनेस का ध्यान रखें बहुत ज्यादा। ओके, कोई ऐसा ट्रीटमेंट आपको मिला जो आपको लगा कि ये तो पहले डर गए हो आप, यार ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ, मेरा उस एज में ECG हुआ। ओके 1995 में दैट टाइम वो जो ECG की मशीन होती है वो ऐसे ऐसे करके लगा देते हैं। दैट इज अ लिटिल बिट हॉरिबल। आज तो बहुत कॉमन हो गया है वो। और वो टाइम पे आपको पता है वो ऐसे हाथ से उन्होंने ऐसे ऐसे घुमा के एक पर्ची निकाली थी। ओके तो वो बहुत उसी की वजह से वो गैपेज भी आ गया था हार्ट में। तो वो टाइम पे एक ECG और एक वो जो एस्ट्रॉइड के इंजेक्शंस थे, दैट इज एक बच्चे को ये सब चीजें मिल जाए, बिल्कुल 9th क्लास में थे, 9th क्लास के बच्चे को, मुझे लगता है वो मैं 9th में भी नहीं रही होंगी, 9th स्टार्ट हुआ होगा, ओके 8th पास आउट करके मैं 9th में आई होंगी। तो वो एक चीजें, वो इंजेक्शन जब सिस्टर लगाती थी वो लगता नहीं था, वो पाउडर डाइल्यूट ही नहीं होता था। तो वो कम से कम 3-4 टाइम्स इंसर्ट करती थी और उसके बाद वो लगता था। तो वो बहुत डिफिकल्ट फेज था मेरे लिए भी, क्योंकि हम ना कई बार चीजें अपने मन में दबा के बैठ जाते हैं और वो शायद अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं कर पाते कि मुझे ये फील हो रहा है। इतनी सारी डिस्प्रिन खाई है मैंने, आप मान नहीं सकते, पाउच के पाउच बड़े बड़े पत्ते मैंने डिस्प्रिन के खाए हैं। वो टाइम बहुत अजीब था। डॉक्टर प्रिस्क्राइब कैसे करते थे आपको इतनी डिस्प्रिन? अब मुझे नहीं पता, देखिए इतना वो एज में तो इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होती। जो लिख दिया उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन में, वो पापा ने बोला कि खाना पड़ेगा। बट मेरे फादर ने भी बहुत हेल्प करी उसमें। उन्होंने कच्चा लहसुन होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, वो खिलाते थे, कच्चा अंडा खिलाते थे कि ये बच्चा मेरा हेल्दी रहे, बिल्कुल फिट रहे। तो वो सारी चीजें करना उनके नेचर में था। तो मुझे कच्चा अंडा, लहसुन देना कि ये दवाइयों से पीछे हटे और आगे बढ़ जाए। तो काफी वो सारी फेस है। ओके, जब आपके हस्बैंड को पता चला कि आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके पास्ट में रही हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? ही वाज ओके। उनके लिए रहता है कि बीमारी ठीक है, तुम उसको पार कर लो, ओके है ना। उनका कुछ ऐसा नेगेटिव कभी भी थॉट मेरे लिए नहीं आया। ही सेड ऑलवेज कि अब तुमको जरा सी भी, इतनी सी भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, हम सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे। हम 1 सेकंड का भी वेट नहीं करेंगे। एंड आई एम वेरी लकी कि हाँ, मुझे कभी भी कुछ भी हो जाता है ना, हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उनका कभी भी कोई नेगेटिव थॉट नहीं आया कि तुमने मुझे बताया नहीं या पहले, या तुम्हें ये बीमारी है तो मेरे बच्चे का, ऐसा कुछ भी नहीं। कभी कोई नेगेटिव थॉट नहीं। आपने अपनी एकेडमी 2015 में स्टार्ट की थी। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रमोशन के लिए कुछ होता नहीं था और शायद लोगों को नॉलेज भी नहीं थी, और एज अ फीमेल आपने उसको उस लेवल पर लेकर आए हो, तो आपने कैसे इतना एडवर्टाइजमेंट कैसे प्रमोट किया? देखिए जिनेंद्र, बोलते हैं ना कभी कभी कुछ बिना प्लानिंग के होता है। तो मैं ये कहूँगी मेरे दोनों ही बच्चे बिना प्लानिंग के, मेरी डॉटर भी विदाउट प्लानिंग है और ये एकेडमी भी विदाउट प्लानिंग। मुक्ता डांस क्लासेस तो चलता था, बट इसको फिटनेस में आना कैसे आया, कैसे इसका ग्रो हुआ, जब 2015 में मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कभी कोई पैम्पलेट्स ऐसे नहीं बनाए थे। मैंने इन जर्नल एक टीचर को बोल दिया था कि आप प्लीज देखिएगा, अगर आपके पास कोई डांस क्लासेस के लिए आता है तो आप उन्हें बताइएगा, है ना। तो वो एक मेरा एडवर्टाइजमेंट था 101। एंड उसके बाद हमने जब मैंने जुम्बा की सर्टिफिकेशन कर ली तो मतलब वो मुझे बोर्ड लगाना या होर्डिंग्स लगाना, ये सब का एक्सपेंसेस भी नहीं थे मेरे पास कि मैं चाहती थी कि मैं हस्बैंड से ना लेके खुद से करूं। तो जितना मेरे पास मनी होता था उस हिसाब से काम करती थी। तो हम क्या करते थे, फ्री में जाके सोसाइटीज में वर्कशॉप्स देते थे। तो वो एक सेल्फ प्रमोशन जो है, इससे बड़ा कुछ प्रमोशन सही बात है ना। आप कितने भी पैम्पलेट्स दे रहे हो, लोग देखेंगे, फाड़ेंगे, फेंक देंगे। तो मैंने मेरी स्टूडेंट्स थे
बहुत सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत सपोर्ट किए कि कहीं कहीं सोसाइटीज में पता कराना कि ये ट्रेनर है, ये आके आपके यहाँ पर एक वर्कशॉप देगी तो 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके सेल्फ प्रमोशन स्टार्ट किया। एंड मैंने फिर एक डांडिया का इवेंट स्टार्ट किया 2016 में। 15 से 16 में जब हम आए तो हमने पहला डांडिया अपनी सोसाइटी के अंदर ही ऑर्गेनाइज किया। एंड वहां से भी एक ब्रांडिंग शुरू हो गई कि मुक्ता अपना एक डांडिया। तो ये मेरा होल का एक ही इवेंट होता था जिसमें कि 600-700 लोग आना शुरू। तो 2016 में 100 लोग हुए। 17 में जब मैंने अनाउंस किया तो 5 दिन के अंदर 550 का क्राउड था, है ना। तो और वो भी ऐसा कुछ नहीं कि हमने कहीं प्रिंट कराया, सिर्फ माउथ पब्लिसिटी ओनली। तो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी पब्लिसिटी की वजह से। तो ये जो ब्रांड है ये माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा बना, रेदर देन न्यूज़पेपर्स में देना, होर्डिंग्स लगाना, इनसे कम बना। नहीं, काफी अच्छे से ग्रो किया आपने सच में। हाँ, बस लोगों का सपोर्ट बहुत मिला है मुझे। कुछ लोगों ने नीचे खींचा, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे और बार बार नीचे खींचते रहें, क्योंकि मैंने उनको एज अ पॉजिटिवली लिया। जितना वो मुझे नहीं खींचते मैं शायद ग्रो नहीं करती। एक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, मैं तो बड़ी हो गई, मैं तो बढ़ गई, मेरा ये प्रॉब्लम्स फेस कर ली मैंने। हाँ, लेकिन वो अगर मुझे पीछे नहीं खींचते तो मुझे और सीखने की इच्छा नहीं जगती, मैं अंदर एक मोटिवेशन और नहीं आता कि मुझे और करना है और करना है। वो एक जिद होती है ना, वो जिद खत्म हो जाती। तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे और नीचे खींचे, मैं और ऊपर जाऊँ। सो मैंने उसको पॉजिटिव लिया डेफिनेटली। और अच्छी बात है, आप मैं हमेशा यही कहूंगी, कभी आपको कोई नीचे खींचता है तो आप उससे कुछ सीखिए कि हाँ हमें ऊपर उड़ना है, वो इसलिए खींच रहा है। वाह, काफी अच्छी सोच है आपकी। मैंने आपका लोगो देखा है, काफी इंटरेस्टिंग है। कैसे आइडिया है आपको ये वाला? जिनेंद्र, मैंने एकेडमी का बहुत सिंपल सा अपना इससे गूगल से निकाल के कोई डांस की पिक्चर और मुक्ता लिख के बना दिया था। बट वन ऑफ माय ट्रेनर, मतलब मेरे साथ की कलीग थी, शी सेड कि मुक्ता आपके नाम को ब्रांडिंग का नाम देने का टाइम आ गया है। तो 2019 में शी सजेस्टेड कि आप इसको लोगो बनाओ, अपने नाम को ही लोगो क्रिएट करो। तो उन्होंने ये डिजाइन करवाया मेरा। तो आप जब देखेंगे तो वो मुक्ता जो लिखा है उसमें के बना हुआ है। एंड वो उन्होंने, आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मेरे नाम को एक पहचान दे दी, है ना। तो जब भी अब कभी प्रिंट होता है तो लोगों को पता है कि मुक्ता का लोगो है, ये मुक्ता केवल लिखा नहीं है, ये मुक्ता डांस एंड फिटनेस एकेडमी लिखा हुआ है। सो और उसका कलर जो पिंक है, डेफिनेटली जो मैंने अपनी डॉटर का पिंक कलर का रूम हटाया था ये वहां से हमने चुराया कि हम अपना थीम जो ब्रांडिंग है कलर पिंक रखेंगे। तो एक अपने एक छोटे से नाम को ब्रांड में कन्वर्ट कैसे किया जाता है उन्होंने सिखाया। तो अब हमारी हर टी शर्ट पे वो पिंक कलर की टी शर्ट है, उस पे वो लोगो प्रिंट होता है, इवन एवरीवेयर जहाँ भी तो वो लोगो चलता है मुक्ता डांस एंड फिटनेस एकेडमी का। आपने काफी सारे सर्टिफिकेशन लिए हुए हैं, अभी भी आप अच्छा लगते हो कुछ सीखने की? कोई नया सर्टिफिकेशन मार्केट में आएगा तो आप लोगे? या श्योर, क्यों नहीं लूंगी। मैं आज मैं ऑब्वियस है, मैं अपनी एज बताना चाहूंगी, मैं 42 प्लस हो गई हूँ। एंड यस, आपको देख के लगता नहीं आप 42 प्लस हो। लोग माने ना माने बट हो गई हूँ डेफिनेटली। सो 43 की एज में भी यस, मैं अपने आप को परफेक्शनिस्ट पे नहीं मानती। आई एम अ 3 नंबर। मुझे लगता है 3 नंबर वाले थोड़ा परफेक्शन ज्यादा मांगते हैं, कुछ अलग ही नेचर होता है। तो मुझे लगता है कि मैं आज भी परफेक्ट नहीं। मैं अपने स्टूडेंट को भी यही बोलती हूँ कि आप कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझो। आप कर रहे हो, दोबारा करो और सीखो और सीखो, वही इच्छा, क्योंकि बिकॉज मेरे अंदर है तो मैं आगे भी वही देती हूँ। तो मैं आज भी ट्रेनिंग्स करने के लिए ऑब्वियसली रेडी हूँ। लोग सोचते हैं ना यार, अब मैं इतने लोगों को सिखाती हूँ तो मैं क्यों सीखने जाऊँ, ऐसा होता है। एंड ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैंने लास्ट 2 वीक्स पहले ही एक डांस की क्लास ज्वाइन करी है। मुझे अच्छा लगता है, इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है, मुझे डांस सीखना अच्छा लगता है। जब मैं अच्छा करूंगी तो लोग और अच्छा सिखा भी पाऊंगी। तो और नई नई टेक्निक्स जितनी आती हैं, हमारे टाइम पे तो यूट्यूब भी नहीं था। जब हमने डांस सीखा 1990, आजकल तो काफी इजी हो गया है। आजकल काफी इजी हो गया है, लेकिन स्टिल जो आप
101 करके बिल्कुल सीखते हैं, वो आप बिल्कुल यूट्यूब से नहीं सीख बिल्कुल सही सकते। बात है। तो मैं आज भी चाहती हूँ अगर कोई सर्टिफिकेशन आता है, मोस्ट वेलकम, मुझे जरूर सिखाइए। मैं एक्चुअली रनिंग करता हूँ, तो मैंने बहुत देखा है कि रनिंग के जो इवेंट्स होते हैं हाँ हमारे, जी, वहाँ पर जुम्बा वगैरह स्टार्टिंग में होता है, तो कभी आपको ऐसे इनविटेशन आए हैं? या डेफिनेटली मैं लेती हूँ सेशंस, ओके इवेंट्स में जाके मैराथन्स कंडक्ट करती हूँ। ओके जैसे मैंने वर्कशॉप शुरू करी है ना, तो वहाँ पे लोगों को पता लगे कि जुम्बा ट्रेनर हाँ है। मेरे यहाँ जो मेरे क्लाइंट आते हैं तो वो भी एक लेवल से ही आते हैं कि ऑफिस में है या, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया जगह जगह पे कि ये ट्रेनर है, आप इनको बुलाइए। तो ऐसे ऐसे करके मुझे अभी मैराथन्स में बुलाया जाता है, तो मैं अपनी टीम को लेके जाती हूँ। ओके बट मेरी टीम में जो लोग होते हैं वो मेरे स्टूडेंट्स ही होते ओके हैं। वाओ तो मैं अपनी उन्हीं महिलाओं को आगे बढ़ा रही हूँ, वुमेन्स को, कि उनके कुछ छोटे छोटे सपने पूरे, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उनका भी। यस, उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। हम डांडिया में उनकी परफॉर्मेंसेस कराते हैं, स्टेज मिलता है कहीं भी तो मैं फीमेल्स को स्टेज पे खड़ा करती हूँ। तो ऐसे करके मुझे मैराथन्स भी मिले, मुझे कॉर्पोरेट सेशंस भी मिले, मुझे कोरियोग्राफी सेशंस मिले बड़े बड़े इवेंट्स के, कि आप कोरियोग्राफी कराइए स्कूल में आके। तो लोगों की काफी हेल्प रही है। वाह। तो जैसा कि आपने बताया, इवेंट्स में आप अपनी टीम को लेकर जाते हो, अपने स्टूडेंट्स को लेकर जाते हो, तो एक तरह से आप उनको स्टेज दे रहे हो, उन्हें एम्पावर कर रहे हो, तो आपको ऐसा कुछ सपोर्ट मिला कभी? नहीं जिनेंद्र, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया ऑलरेडी 2015 में आई स्टार्टेड माई क्लास, तो कोई जानता नहीं था। एंड जब आपने क्लासेस स्टार्ट किए हैं, कहीं दिल्ली में कौन सा जिम है, किसी से कोई अप्रोच नहीं है। तो मैं किसी जिम में जाके मैंने कभी कोई क्लास ली नहीं। एक आधी बार गई तो मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं, बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, बहुत टॉल और बहुत वैसी वाली। और आप जब मेरा 2015 का फोटोग्राफ देखेंगे तो मैं इतनी स्मार्ट भी नहीं लगती। अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। इतना ज्यादा लोगों का मतलब वहां से नहीं मुझे बस मिला, लोगों ने मुझे तब उस टाइम पे कोई स्टेज नहीं दिया। तो आई क्रिएट माई ओन स्टेज कि डांडिया का जैसे। तो मैंने वहां पे एक स्टेज खुद के लिए भी क्रिएट किया और दूसरों के लिए भी स्टेज क्रिएट किया। जब मैंने 2017 में अपना डांडिया स्टार्ट किया तो मैंने वहां पर अपने ही ट्रेनर्स को एज अ कोरियोग्राफर बुलाया। उनको कोरियोग्राफर का टैग दिया कि आप आइए, आप एज अ कोरियोग्राफर ऑडियंस को कराएंगे। तो वहां मैंने 4-5 कोरियोग्राफर्स को हायर करके वो डांडिया कराया। और अपनी जो क्लास की स्टूडेंट्स थी उनको स्टेज दिया कि आप परफॉर्मेंसेस करें, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वहां अपने आप को ऑर्गेनाइजर का टैग दिया और अपने आप को ही स्टेज पे भी उतारा, परफॉर्मर भी, और लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दी कि आप भी स्टेज पे आओ, आप भी करो। तो सबको मेरी कोशिश आज भी यही रहती है, ट्रेनर्स हैं जो नए बच्चे आ रहे हैं, कि उनके साथ में मिलके काम करें, उनको स्टेज दूं। तो जब भी कभी कोई इवेंट होता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि आए, उनको इनवाइट करती हूँ। और ऐसा नहीं है, पेड बेस पे बुलाती हूँ। समझ सकता पेड बेस पे बुला के, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उनका रिगार्ड करना। उन्होंने मेरे लिए काम किया है तो उनको एक स्टेज देना, एक ग्रो देना, मेरा काम, मुझे लगता है मेरा काम है। बिल्कुल वो काम है। और आज भी मार्केट में काफी सारे जुम्बा ट्रेनर हैं एक्चुअली जो विदाउट सर्टिफिकेशन एक्चुअली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज डेफिनेटली देना चाहूंगी कि विदाउट सर्टिफिकेशन मत दीजिए किसी को भी ट्रेनिंग। एंड बिकॉज आपको अगर किसी चीज की नॉलेज नहीं है, वो आप नॉलेज कैसे दे जाएंगे लोगों के, है ना। और लोग जैसे बोल रहे हैं कि बॉलीवुड ही जुम्बा है या जुम्बा पे बॉलीवुड करा दिया, ऐसा नहीं होता। बॉलीवुड इट्स अ डिफरेंट रिदम ऑल्सो, एक बीट होती है, बीपीएम जिसको बोलते हैं। बॉलीवुड में बीपीएम बहुत डिफरेंट चलता है एंड जुम्बा का बीपीएम बिल्कुल डिफरेंट है ना। और उसमें डांस फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, रेगेटॉन है, मेरेंगे है, सालसा है, कुम्बिया है, ये सब बॉलीवुड में तो नहीं होता। तो हाउ यू कैन से जुम्बा बॉलीवुड आ गया। बॉलीवुड एक डांस फॉर्म हो सकता है, जुम्बा नहीं हो सकता। अब आप दो तरीके के, आप अगर आप सोचो, मैं ब्रांड की बात करती हूँ, एडिडास को आप पुमा नहीं बोल सकते, पुमा को एडिडास नहीं बोल सकते, एक ब्रांड है ना। तो जुम्बा एक ब्रांड है
बॉलीवुड को आप करा सकते हैं, जुम्बा में बॉलीवुड कराते हैं बाहर, ये इट्स अ इंटरनेशनल प्रोग्राम, तो वहां पे भी बॉलीवुड को कराते हैं। ऐसा नहीं एक सॉन्ग लेते हैं, बट वो फ्लेवर के लिए लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा बॉलीवुड का सेशन, इसका एक रिदम होता है, हाई लो हाई लो हाई लो, है ना। एक प्रोग्राम डिफाइन किया जाता है, तो उसमें अगर एक बॉलीवुड सॉन्ग डाल दिया तो मिरेंगे हो गया, एक सालसा हो गया, एक बॉलीवुड हो गया, एक भांगड़ा हो गया, एक कुम्बिया हो गया, एक कूल डाउन हो गया, ऐसा चलता है। एक रैगेटोन हो गया हाई इंटेंस पे, है ना। मिरेंगे बहुत इंटेंस हाई होता है, बॉलीवुड में वो होता ही नहीं। होता है, ये नहीं कहेंगे, लेकिन एक रिदम अलग होती है। तो जितने भी लोग बिना सर्टिफिकेशन के जुम्बा लिख रहे हैं बॉलीवुड को, आई वुड से कि आप, जो लोग आपको बोल रहे हैं कि आप सर्टिफिकेशन कीजिए, तो आप उनसे सीखिए, आप समझिए कि वो आपको क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। आप जिस दिन जुम्बा सर्टिफिकेशन की क्लास ज्वाइन करेंगे, आपको वो डिफरेंस पता चल जाएगा। हम अननेसेसरी मैसेज या चैटिंग करें, उसका कोई फायदा नहीं है। आप ज्वाइन करके देखो क्लास, आपको पता चल जाएगा, जमीन आसमान का अंतर है। क्या अच्छा, जो ये लोग होते हैं, जो हमारे जो आपके स्टूडेंट्स रहते हैं या क्लाइंट्स रहते हैं, क्या ये वो डिफरेंस समझ पाते हैं? यस, डेफिनेटली। मेरे स्टूडेंट्स को वो डिफरेंस बहुत पता है, इसलिए हमारे यहाँ पे ज्यादा जुम्बा की क्लासेस होती है। मेरे क्लाइंट्स की डिमांड ज्यादा जुम्बा होती है कि मैम वही कराओ, बॉलीवुड में मजा नहीं आता, है ना। तो एज अ ट्रेनर आप जो देंगे अपने क्लाइंट को, वही क्लाइंट समझ जाएगा, है ना। अगर आप अपने क्लाइंट को वो डिफरेंशिएट ही नहीं करेंगे चीजों को, कि जुम्बा ये होता है मैम, बॉलीवुड ये होता है, तो उनको वो डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल, है ना। क्योंकि मैंने उनको डिफरेंस बताया, तो उनकी डिमांड उस हिसाब से आती है। डिमांड एंड सप्लाई वाला काम है दोनों का। तो मेरे यहाँ पे मेरे बच्चों को जुम्बा ज्यादा पसंद है, और वो जुम्बा की डिमांड ज्यादा करते हैं। ग्रेट ग्रेट। कभी ऐसा होता है आपके यहाँ बहुत ज्यादा कोई ज्यादा वेट वाली लेडी आ गई और उनसे ठीक से मूव नहीं कर पा रही हैं वो, या बहुत स्टेप्स प्रॉपर नहीं कर पा रही हैं, या उनका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो आप कैसे मैनेज करते हो इस चीज को? देखिए, डेफिनेटली अगर वेट ज्यादा है ना, तो बहुत इंटेंस पे नहीं करा सकते। लाइक जुम्बा बहुत हाई रेट जाता है, तो मेरी ग्रुप क्लासेस जो चलती हैं, उसमें एक डिजाइन अलग तरीके का रहता है। जितने भी क्लाइंट हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। जब भी कोई ऐसा क्लाइंट आता है, तो मैं उनको हमेशा सजेशन देती हूँ, आप 15 मिनट कीजिए एंड थोड़ा सा ब्रेक यानी मार्चिंग करके फिर दोबारा स्टार्ट कीजिए। एकदम से हाई रेट पे मत चलना। और जहां तक भी हो सके आपका जितना मन करता है उतना ही कीजिए। स्टार्टिंग स्टेज पे हमेशा मेरी क्लाइंट के साथ में एक रिक्वेस्ट ही रहती है, और मैं उनको ये बोलती हूँ कि आपको ज्यादा पता चलेगा मुझसे। बिल्कुल सही बात है। डेफिनेटली आपका हार्ट रेट कितना जा रहा है, आप बीपीएम कितना ऊपर जा रही है, वो आपको ज्यादा पता है मुझसे। तो अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए। अगर आपको टायर्ड लग रहा है तो आप थोड़ा रुक जाइए, मार्चिंग कीजिए। बैठना अलाउड नहीं करती क्योंकि एकदम जो बैठ जाते हैं वो हार्ट रेट को ड्रॉप करते हैं। दैट इज हार्मफुल, है ना। और पानी नहीं पीना एकदम से। तो वो सारी चीजें हम गाइड करते हैं अपने अकेडमी में। और वो लोगों को यही लगता है कि बहुत ग्रुप क्लास है, इतनी बड़ी क्लास है, उसमें हम कैसे करेंगे, हमारा हेल्थ ज्यादा है या हमारी एज ज्यादा है। तो आप देखेंगे वीडियोस में भी, तो बच्चा भी कर रहा है उसी क्लास में 60 इयर्स की लेडी भी बिल्कुल, हाँ, कैसे कर रही है वो ट्रेनर पे डिपेंड करता है कि वो ट्रेनर कैसे करा रहा है। तो सारे बच्चे कर रहे होते हैं, उनको एक डिजाइन दिया जाता है आने के टाइम पे कि आप इतनी देर करिएगा। किसी को स्पाइनल स्लिप डिस्क भी है ना, वो भी उस क्लास में कर रहा है। किसी को नी का इशू है, जैसे मैंने बोला। लेकिन जब भी कोई नी का इशू बोल देता है तो फिर मुझे थोड़ा लगता है कि मेरा अपनी स्टोरी से ऊपर कुछ नहीं मुझे लगता, तो मैं उनको मोटिवेट ही करती हूँ कि नहीं आप करो। बाकी उनको हमेशा यही है कि आप इतना करो, इतना देर नहीं करो। इस चीज का ध्यान रखो। हमारे यहाँ पे नी कैप पहनना कंपलसरी है। हमारे यहाँ पे अगर हमें लगता है तो हम बेल्ट कंपलसरी कर देते हैं लेडीज के लिए। और थोड़ा पानी वगैरह का एक मैंने बना रखा, उस सारी चीजों को मैनेज करके चलते हैं ग्रुप क्लास में। ग्रेट। और वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है जुम्बा? कुछ हेल्प होती है लोगों की? यस, डेफिनेटली। आप जुम्बा ऐसे हेल्प करते हैं, पहले तो स्ट्रेस बर्स्ट करता है, है ना। उसका रिदम इतना ब्यूटीफुल होता है ना, आप गाने सुनेंगे तो आपको खुद ही मन करेगा कि डांस करते हैं, है ना। एंड कैलोरीज डेफिनेटली काफी बर्न होती है। हाँ, हाई होती है कैलोरीज, बट डिपेंड करता है कि क्लाइंट एक बार डबल थॉट है यहाँ पे। जैसे ट्रेनर ने तो बोल दिया कि क्लास में आए और
बहुत कैलोरीज बर्न होगी, 1000 कैलोरीज बर्न हो जाएगी, ये एक थोड़ा रॉन्ग है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि हर बॉडी की अपनी स्पीड है, अपनी इंटेंसिटी, आप जितना इंटेंसिटी से करेंगे उतनी कैलोरीज बर्न होगी, ये एक डेफिनेशन है कैलोरीज बर्निंग का। तो एक ट्रेनर है, वो उसका इंटेंस ऑब्वियस 100% है, तो वो 1000 कर लेगा, लेकिन एक लेडी जो हैवी है वो उतनी इंटेंस नहीं कर पाएगी, तो उसकी कैलोरीज भी उसी हिसाब से जाएगी, राइट। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि कौन कितनी कैलोरीज बर्न करेगा। मैं उसको एक स्पेसिफिक चीज में ढालना नहीं चाहूंगी, डेफिनेटली, बिकॉज हाँ, स्ट्रेस में ये कह सकती हूँ स्ट्रेस रिलीजर है, लेकिन जुम्बा से कैलोरीज बर्न होती है, वो डिपेंड करता है आप कितना अच्छा करते हैं, है ना। वर्कआउट इतना मस्त है कि आप करते रहोगे। ओके, तो कभी कोई ऐसा एग्जांपल जिसका बहुत ज्यादा वेट लूज हुआ हो आपके? या डेफिनेटली मेरे यहाँ पर बहुत लोगों का 10-10, 20-20 किलो वेट कम हुआ है, एंड लेकिन यस, मैं डेफिनेटली इसका बिफोर आफ्टर कभी नहीं बनाती। आप मेरे अकेडमी में जितने भी पीछे वीडियोस या पिक्चर्स देखेंगे कभी नहीं लगाते, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है नजर लग जाती है। मैं इस चीज को भी थोड़ा मान लेती हूँ कि क्लाइंट को नजर लग जाएगी, तो ठीक है मैम, आप अपने तक ही सीक्रेट रखिए। मैम मुक्ता कम हो रहा है, मुक्ता कम हो गया, मुक्ता कम हो गया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अपने तक रखो, आपको पता है, आपको पता चल जाएगा कपड़ों से, आपको वेट मशीन पे पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है, यू आर सेटिस्फाइड। हमें जनता को नहीं दिखाना कि एकेडमी में बच्चे आके इतना कम लॉस करते हैं, बट ज्यादा नहीं, बिफोर आफ्टर इतना ही रहता है, कम होता है काफी लोगों का, लोग बहुत फिट भी हुए। एक एग्जांपल दूंगी, एक लेडी ने ज्वाइन किया था मुझे, शी इज नाउ 60, एंड वो जब वो आई थी तो शी सेड कि मुक्ता देखो, मैं 1 महीने के लिए ज्वाइन कर रही हूँ, एंड मैं ना मेरा नाम लिस्ट में ऐड मत करना, मैं लॉन्ग टर्म आपकी क्लाइंट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी फिटनेस किया नहीं है, और मैं लेकिन वो ट्रैकिंग करती हैं अभी 60 के एज में, हाँ ट्रैकिंग करती है, बट उन्होंने कभी जुम्बा नहीं किया। तो शी सेड कि मैं बहुत लंबी क्लाइंट नहीं हूँ, बट आज 3 साल हो गए और वो मेरे पास आ रही है, तो आप समझ सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी उनकी भी रही है, और मेरी उनके साथ बहुत अच्छी जर्नी रही है। तो क्लाइंट्स जो है मेरे साथ बहुत लंबे दिनों से जुड़े हुए हैं, 10 साल हो रहे हैं एकेडमी को, 10 साल से जुड़े हुए हैं, ऐसे क्लाइंट्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक ब्रांड जो खड़ा हो रहा है वो आगे और बढ़ता जाए। कभी ऐसा होता है भी क्लास में लोग गिर जाते हों, क्योंकि स्टेप एरोबिक्स में अक्सर स्टेप्स ऊपर नीचे रखने हैं, तो लोग गिर भी जाते होंगे? हाँ जिनेंद्र, ऐसा होता है, सेफ्टी तो डेफिनेटली रखनी पड़ती है, इसी की वजह से मैंने नी कैप कंपलसरी कर रखा है। लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं कि नी कैप क्यों पहने, नी कैप हमारे नी में पेन तो नहीं, ऐसा नहीं, प्रिकॉशंस के लिए पहनवाते हैं। आप वो काम तब नहीं करेंगे जब आपको कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सही बात है। आप सेफ्टी रूल्स कब लेते हैं, जब आपको वो प्रॉब्लम ना हो। तो नी कैप्स का हम ध्यान रखते हैं, और मेरे यहाँ जो फ्लोरिंग लगी हुई है उस पे कोई गिर जाए तो चोट नहीं लगेगी, वैसा फ्लोर है। हम फ्लोर चेंज वो जिम में वैसे वाले फ्लोर आपने चेंज करा दिया? हाँ वो चेंज है, एंड यस लोग गिरते हैं, हुई है ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि एक बच्चा था जो जुम्बा करते हुए उसका नी रिप्लेसमेंट हो गया था, पूरा ऐसे शिफ्ट हो गया था, एंड एकेडमी में जुम्बा ऐसे कर रहे हैं, एंड वो सडन द मूवमेंट वो गिर गए, एंड जब वो गई, हमने उनको लेके गए हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने बोला, आजकल की लड़कियां सुनती तो है नहीं ना, तो डॉक्टर ने बोला अगर आपने नी कैप पहना होता तो ये भी नहीं होता। तो मैंने वही उसको फिर बोला कि मैम देखिए, अगर नी कैप पहना होता है, डॉक्टर ने बोला तो ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा आप लोग सुनते नहीं हो ना, इसीलिए। तो मेरे यहाँ एवरीवन, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, नी कैप पहनता ही पहनता है। किसी के नी में पेन है या नहीं है, वो एक हम लोग एक फॉर्म है जिसको भरवाते हैं, उसमें हमेशा कंपलसरी है, वो आपको करना ही करना। फिर भी बच्चे ऐसे हैं नहीं सुनते, कई बार नहीं सुनते, बट मैं कहूंगी कि सेफ्टी फर्स्ट, है ना। जैसे आप साइकिलिंग भी आप जा रहे हैं, है ना, तो आप पेरेंट क्या करते हैं, हेड गियर भी लगाते हैं, नी कैप इसलिए थोड़ी लगाते हैं कि आपने नीक में पेन है या हेड में चोट है, पहले से सेफ्टी प्रिकॉशन। तो अगर आप फिटनेस के लिए जा रहे हैं तो आप प्रिकॉशंस क्यों नहीं रख सकते? सही बात है। फिर आप जिम ओनर या किसी फिटनेस एकेडमी वाले पे आप सोचे कि उनकी वजह से इंजरी हो गई, है ना, वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं अच्छा है।
और आपने इतना कुछ अचीव किया है, काफ़ी सारी चीज़ आपने अचीव की हुई है, हाँ जी। तो आपको कभी कुछ अवार्ड्स वगैरह दे मिले ही होंगे आपको? या डेफिनेटली रिसेंटली आई गॉट नृत्य अवार्ड ओके। एंड एक नारी अवार्ड, एक Okay. वुमेन अचीवर अवार्ड। वाओ। जो मेरा ये स्ट्रगल वाला लाइफ है, जो मैं इस जर्नी में बता रही हूँ, तो किसी का एक बार ही मेरे पास कॉल आया था कि मुक्ता आप बहुत इंस्पायरिंग लगते हो सर, सो क्या कैसे क्या यहाँ मतलब पहुंचे हो करके। तो दैट डे ओनली आई फेल्ट कि मुझे अपनी जर्नी थोड़ी सी बतानी चाहिए उनको, क्योंकि वो ऐसे ही महिलाओं को सर्च कर रही थी वुमेन्स डे पे कि जिनको कुछ इश्यूज के साथ वो रिकवर होके आए हो और हम उनको अवार्ड करें। तो उन्होंने पूरे दिल्ली में से 7-8 लोगों को चुना था एंड मैंने उनको तब अपनी एक स्टोरी डिस्क्राइब की थी, तो कि अस्थमा भी है, ये भी है, वो भी है। तो शी सेड अरे मुक्ता फिर आपने सब किसी को बताया क्यों नहीं है? तो आपको तो हम इसके लिए अवार्ड देना पसंद करेंगे। तो दैट डे उन्होंने मतलब तब मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव कर लिया है। ग्रेट ग्रेट। एक अवार्ड ऐसे होते हैं जो आपके छाप छोड़ जाते हैं। कभी बहुत सारे अवार्ड है, मेरी पूरी अलमीरा भरी हुई है, लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे दूसरा और बना लो, है ना। लेकिन कुछ एक अवार्ड्स ऐसे होते हैं जो आप बहुत टचिंग होते हैं कर जाते हैं। एक ही अवार्ड है वुमेन अचीवर अवार्ड, एक नारी अवार्ड है, एक नृत्य अवार्ड है जो आपकी डांसिंग को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए आप चुने गए। तो ये चीजें यस डेफिनेटली इन सबको देख के जब मैं पीछे देखती हूँ तो लगता है कि हाँ कुछ तो अचीव किया है। वाओ वाओ। कुछ ऐसा जो लाइफ में मिस करते हो अभी भी? हाँ मेरे फादर, जिनको मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। एक कनेक्शन होता है फादर डॉटर, अलग ही लेवल का होता है, एक अलग लेवल का होता है, और वो शायद आज तक नहीं फील हुआ। 2022 में ही पास्ट, और ऐसा नहीं वो कैंसर से, तो ऐसा नहीं था, उनको 4th स्टेज में पता चला एंड यस डेफिनेटली इट्स थोड़ा सा अभी भी आज भी अभी 21 मार्च उनकी 3rd एनिवर्सरी थी। लेकिन मतलब हमें लगता है कि नहीं जाना चाहिए था उनको। मुझे आज भी उनकी कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है एंड वो मोमेंट जो मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा ही तोड़ गया। इट्स ओके। उनका जाना काफी टाइम लगा रहा है मुझे रिकवर करने में। आज तक फील होता है कि क्यों चले गए। हम शायद उनके लिए कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, एज अ डॉटर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। एक वो एहसास लाइफ में रहता है मुझे। हाँ ये थोड़ा है कि बट मैंने इसीलिए अपने पापा को अपने कंधे पे बिठाया हुआ है। एक टैटू है मेरे बैक पे। मैंने देखा आपने। हाँ मेरे मदर और फादर का टैटू मेरे बैक पे है, तो उनका आशीर्वाद है जिनकी वजह से मैं यहाँ। तो वो मोमेंट थोड़ा सा है जो जाता नहीं है, और शायद उसकी वजह से मेरा वेट लॉस में भी और ज्यादा भी हुआ। थोड़ा हाँ स्ट्रेस रहा, और वो सडन वो डे नहीं मुझसे भूला जाता। 21 मार्च मैं क्लास ही ले रही थी स्टेपर का एंड आई गॉट अ फोटोग्राफ। मैं 5 दिन पहले उनसे मिलके आई थी। 16 मार्च को वापस आई थी एंड वो बस हाथ पकड़ के जो गए हैं, उसके बाद वापस मैंने कभी उनका हाथ नहीं पकड़ पाया। परेशान नहीं हो आप, देखो हाँ बस वही एक हम ये होता है, मैं समझ सकता हूँ एज अ डॉटर्स का अलग ही लगाव होता है फादर से। हाँ बस मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं पापा से लास्ट टाइम मिल रही हूँ एंड ही पास। तो और वो जो फोटोग्राफ, वो एक जो पल होता है ना, मैं क्लास ले रही थी एंड I got a photograph that my father का सीधे कोई मैसेज भी नहीं। I got a photograph that मतलब वो जो पापा की पिक्चर है, हाँ वो मेरे जहन में कहीं ना कहीं बस गई और वो निकलती नहीं है। तो वो एक मोमेंट है जो मुझसे भूलता नहीं जाता। बाकी तो मेरे पापा ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। मेरी मदर आज 76 हैं, है ना। आप उनको भी देख के बोल नहीं पाएंगे कि शी इज 76। वो भी बहुत एक्टिव है एंड अभी भी वो कभी कभी मैराथन में चली जाती है दौड़ने के लिए। 76 शी गॉट मेडल लास्ट ईयर मैराथन में एंड योगा करती हैं एंड शी इज अ होम्योपैथिक डॉक्टर। तो डेफिनेटली उनका भी एक मोटिवेशन हो सकता है वहां से भी आया मुझे, मेरी मम्मी से।
शी इज टू एक्टिव, तो वही सारी चीजें पेरेंट्स से मिली। वाह, अभी तक आपकी लाइफ का कोई ऐसा हॉरिबल मोमेंट जिसके लिए आप रेडी नहीं थे, आपको लगा कि हाँ ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो रहा है? हाँ, देखिए, एक तो 9th में जो हुआ एंड आफ्टर दैट जब मैं MBA में थी, दैट आई गॉट अटैक अगेन वहां पर आर्थराइटिस का 2004 में। तो मेरी सिस्टर ने भी मुझे बोला कि दिखाओ डॉक्टर को, हम दिखा के आए, हमने वेट्स एक बड़ी बड़ी ईंटों के साथ में उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज करो। तो इक्विपमेंट तो इतने होते नहीं थे ना वो टाइम पे, और ग्वालियर में तो क्या ही। फिर सडन ऐसे ही घर पे बैठी थी, पापा किसी को लेके आ गए। मैंने कहा कौन है ये, मम्मी ने पूछा कौन है, तो उन्होंने एक कोन शेप का कुछ ऐसा था इक्विपमेंट, एंड आज की डेट में उसको शायद कपिंग थेरेपी होती है, थेरेपी बोलते हैं। वो टाइम पे उन्होंने मेरे यहाँ पे नीज पे लगा के वाटर सकिंग किया, और वो भी माउथ से। हाँ, वो माउथ से किया, माउथ से, यस। आप इमेजिन नहीं कर सकते। एंड वो भी एक ट्रीटमेंट, मुझे पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में आया कि लास्ट आधा घंटे पहले मैं ऐसे बैठी हूँ और आधे घंटे बाद ये होने वाला है। मुझे नहीं पता पापा किसको लेके आए और क्या ट्रीटमेंट उन्होंने कहाँ से, और वो पूरा यहाँ से यहाँ तक उसने ऐसे करके पानी निकाला एंड ब्लड तक बाहर आया। वो थेरेपी एक मेरी उन्होंने कराई, एंड उसके बाद आई वाज लाइक लिटिल मच बेटर। हेल्पफुल था काफी ज्यादा। अच्छा सा हुआ। और मैं उसके बाद आप सोचो कि 2004 से लेके 2014 तक कभी कुछ नहीं हुआ। वाह, काफी हेल्पफुल था। काफी हेल्पफुल एक थेरेपी थी वो। एंड पता नहीं वो, लेकिन वो कोई ऐसा डॉक्टर भी नहीं था, डरावना था पर अच्छा था। डरावना था पर अच्छा था। और वो मेरे पापा ही थे जो लेके आए थे, बट हो गया वो। काफी हेल्पफुल था। आज की डेट में तो लोग कराते हैं, खर्चा करा एंड उसने बहुत ज्यादा पैसे भी कुछ नहीं लिए थे वो टाइम पे, शायद 40-50 रुपए। काफी सही है। हाँ, आप कोई मैसेज देना चाहते हो अपने क्लाइंट्स को या अपने स्टूडेंट्स को जो आपसे जुम्बा सीखते हैं? Yeah, definitely I would say thanks to my all clients, my friends, my family, and जो भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, मुक्ता डांस एंड फिटनेस एकेडमी से कनेक्टेड हैं, मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनका अब हम 15 अप्रैल 2025 में 10 years कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो इस 10 साल की जर्नी में मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने खुद से खड़ी करी है, ऑब्वियस है, ऑल्दो एफर्ट तो मेरा ही है, बट जितना इन लोगों का सपोर्ट रहा है मुझे ग्रो करने में, उतना कौन किसको करता है एक नई जगह पे जहाँ पे किसी को कोई जानता नहीं है। तो मैं उन सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगी, मेरे सारे ट्रेनर्स को जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी नॉलेज दी, सर्टिफिकेशन जिनके अंडर में मैंने किया। अगर मैं नाम ले सकूं तो मैं प्रतीक कुंडियाल जुम्बा ट्रेनर, उनका बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी। एंड बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, पायल मदान हैं, एंड मेरे और भी गुरुज हैं, मेरे क्लासिकल डांसर गुरु हैं। उन सभी को एक नॉलेज हमें जहाँ से मिलती है उसी हिसाब से हम ग्रो कर पाते हैं। अगर हमारी नॉलेज वीक होगी तो हम ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। एंड मेरे क्लाइंट्स डेफिनेटली वो मेरी एक फैमिली है। इस एकेडमी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं बहुत सारे वो इस एकेडमी से ही बने हैं। और मेरी जो फर्स्ट क्लाइंट थी वंदना बंसल, वो आज तक मुझसे जुड़ी हुई है। इवन शी इज इन लुधियाना, तो स्टिल शी इज कनेक्टेड विद मी, एंड वो अब एक एज अ फैमिली पार्ट है। और लाइफ कहाँ से कहाँ ले जाएगी ये एकेडमी ने सिखाया है और बहुत कुछ दिया है इसने। तो मैं हमेशा सभी को थैंक यू बोलूंगी। रिचा भटनागर, शी इज वन ऑफ माई स्टूडेंट जिन्होंने मुझे एक छोटी सिस्टर की तरह सपोर्ट किया। एक्चुअली क्या होता है, कभी कुछ लोग होते हैं सपोर्ट करते हैं कुछ रिवॉर्ड पाने के लिए, बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं ऐसा सपोर्ट करते हैं अनकंडीशनल लव के साथ। उनमें से कुछ लोग हैं कि जिनको मुझसे कुछ मिला नहीं, आई थिंक मिला दिया पता नहीं, बट अनकंडीशनल लव। तो वो सपोर्ट और लव, उन सबको थैंक यू, बिग मेरा दिल से थैंक यू। एंड आपको भी बहुत बहुत थैंक यू जिनेंद्र, ये मेरा पॉडकास्ट शूट करने के लिए, हमारा 10th ईयर एनिवर्सरी का स्पेशल शूट। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक यू। बाकी मुक्ता जा पाए, बहुत अच्छा लगा मुझे।
और आई थिंक काफ़ी फीमेल को मोटिवेशन मिलेगा जो शायद ये सोचती हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो आपने देखा ही होगा कैसे मुक्ता ने इतना कुछ अचीव किया है। तो गाइज़ आप इनको फॉलो करिए, आपको देख समझ में आएगा और भी ज़्यादा आप कनेक्ट हो सकते हो डायरेक्टली इनसे मैसेज के थ्रू, या आप मैं इनका नंबर भी शेयर कर दूँगा आप चाहोगे तो, बाकी आपने शेयर किया ही होगा अपनी अकेडमी पर, आराम से आप कनेक्ट हो सकते हो। तो जितनी फीमेल आप डिमोटिवेट ना हो, आप मोटिवेटेड रहो, खुद को फिट रखो, एनर्जेटिक रहो, डांस करो, जुम्मा करो, एरोबिक करो, सभी लोग फिट रहो। बाकी थैंक यू मुक्ता आने के लिए, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।